हेलो, जय हिंद प्यारे साथी हूँ। देखिए आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। और ये समझिए तो एक सेट प्रैक्टिस लेकर आए प्यारे बच्चों। आप लोग देखिए ये जो सेट प्रैक्टिस करवाने वाला है 35 ऑब्जेक्टिव का, इसमें से आपका कितना क्वेश्चन सही होता है। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चन करवाऊंगा आप लोग को पास यही देखना है कि 35 ऑब्जेक्टिव करवा रहे उसमें से आपका कितना सही हो रहा है। उसी के अकॉर्डिंग आप लोग अपना तैयारी जांच लीजिएगा प्यारे बच्चों। चलिए फटाफट शुरुआत करते हैं और साथ में चैनल से पहली बार जुड़ते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार के आपका 35 करके आपको ऑब्जेक्टिव देते जाएंगे। बहुत अच्छा से तैयारी हो जाएगा, रोज क्लास करते चलेगा। जो नहीं पता रहेगा वो आपको लिखना पड़ेगा स्टार मार के, तब ना याद होगा। नया नया चीज सीखिएगा तो काम कीजिएगा ही नहीं तो कैसे काम होगा। ठीक है, इसलिए चलिए प्यारे बच्चों फटाफट शुरुआत करते हैं और साथ में चैनल से पहली बार जुड़ते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और सुन लीजिए प्यारे बच्चों, आप लोगों के लिए वीडियो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि क्वेश्चन बैंक के अधिकतर क्वेश्चन है। ठीक है, और क्वेश्चन बैंक से फिजिक्स केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, कमजोर हो या तेज किसी के लिए कोई फर्क उतना खास नहीं पड़ता, लेकिन कमजोर विद्यार्थियों के लिए रामबाण ये सारा वीडियो रहता है। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन है कि ब्रैग का समीकरण क्या है। देखो ब्रैग नामक एक वैज्ञानिक है जो अपना समीकरण दिया था। कौन सा समीकरण दिया? एन लैम्डा बराबर 2 sin थीटा, जो कि ब्रैग ने दोस्तों वैज्ञानिक है। ठीक है, और इसने एक समीकरण दिया जिसे हम लोग ब्रैग का समीकरण कहते हैं, जो कि आपको दिख रहा होगा। एन लैम्डा 2 sin थीटा का होता है, जो कि डी नंबर होगा। ठीक है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि ब्रैग का समीकरण क्या है, तो एन लैम्डा बराबर 2 sin थीटा इन्होंने प्रूव किया, इसलिए राइट आंसर डी नंबर होगा। और प्यारे बच्चों आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में फटाफट से जुड़ जाएगा, क्योंकि इस नंबर पर आपको मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ेगा तो आपको सारा चीज का इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहेगा। क्लास से रिलेटेड हर चीज नोट्स सारा चीज मिलेगा। ठीक है, तो इस ग्रुप में आप लोग जुड़ जाएगा। ठीक है, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लेंगे, आप लोग इतना समझदार हैं। अगला देखिए, मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या कितना है। देखिए एकदम पक्का आएगा यहाँ से एक नंबर। सुन लीजिए पहले, मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या 7 होता है। मूल क्रिस्टल जालकों की संख्या जो होता है 14 होता है। जालक कितना होता है टोटल? सुन लीजिए, नहीं याद है तो याद हो जाएगा, अगर याद है तो डिवीजन हो जाएगा। जालकों की संख्या 14 हो जाएगा। अगर घनाकार में पूछेगा प्यार बच्चों बेरेबा जालकों की संख्या, तो घनाकार में बेरेबा जालकों की संख्या 3 होता है। और मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या 7 होता है। और क्रिस्टल जो होता है 4 प्रकार का होता है। रावा कितने प्रकार का होता है प्यारे बच्चों? रावा जो होता है आपका 4 प्रकार का होता है। ठीक है, और सबसे ज्यादा प्यारे बच्चों ब्रेवा जालकों की संख्या ऑर्थोरोम्बिक में कितना होता है? 4 गो होता है सबसे ज्यादा ब्रेवा जालकों। ये 5 बात याद रखिए ना, तो यहाँ से एक नंबर आपका क्लियर हो जाता है। तो मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या 7 होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। धात्विक बंधन किसमें पाया जाएगा? देखो धात्विक बंधन धातु में ही पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? धात्विक बंधन जो होता है धातु में पाया जाता है, इसलिए यानी कि धात्विक चालक में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। धात्विक बंधन किसमें पाया जाता है? तो धातु में पाया जाता है, जैसे सोना चांदी ये सब है, इसमें धात्विक बंधन पाया जाता है। अब बताओ हमको कि सांस सोलर क्रिस्टल में कौन सा बंधन पाया जाता है? बताओ तो कमेंट करके, कमेंट करो नीचे कमेंट बॉक्स में। सांस सोलर क्रिस्टल में कौन सा बंध पाया जाता है? हम ऑप्शन देते हैं। सांस सोलर क्रिस्टल में परमाणु, अ, बताओ कि पर इसमें सांस सोलर बंधन में कौन सा बॉन्ड जुड़ा है दोस्तों, जुड़ा होता है किसके द्वारा जुड़ा है? परमाणुओं द्वारा के अणुओं द्वारा? ये कमेंट करके बतलाओ। ठीक है, जरूर से कमेंट बताना। तो यहाँ पर धातु बंधन के लिए धातु में हो जाएगा प्यारे बच्चों बंधन पाया जाता है। ऑप्शन ए। अगर देख लो सबसे ज्यादा ब्रेबा जालकों की संख्या किसमें होता है? देखो ब्रेबा जाला की संख्या सबसे ज्यादा ऑर्थोरोम्बिक में होता है। ठीक है, और यहाँ पर दो ज्ञान और दूंगा, याद रखना। ब्रेबा जालकों की सबसे संख्या सबसे अधिक होता है दोस्तों ऑर्थोरोम्बिक में 4 गो होता है। अनाकार में 3 गो होता है। और इसमें शायद 1 या 2 ऐसे करके कुछ होगा, उससे कोई फर्क नहीं है। लेकिन ऑर्थोरोम्बिक में ब्रेबा जालकों की संख्या सबसे ज्यादा 4 गो होता है, ध्यान रखेगा। और घनाकार क्रिस्टल में ब्रेबा जालकों की संख्या 3 होता है। और कुल ब्रेबा जालकों की संख्या टोटल 14 होता है। तो 4 3 7 गो इसका पुत्र हुआ घनाकार का और ऑर्थोरोम्बिक का, जो कि ऑर्थोरोम्बिक के बाद सबसे ज्यादा 4 पुत्र है। ठीक है, ध्यान रखेगा। और बहुत आसान चीज है। ठीक है, और एक बात और याद रख लीजिए, एचसीपी का मतलब होता है हेक्सागोनल क्लोज पैकेज। इसके 200 परमाणु संख्या 6 होती है। और समन्वय संख्या जो होता है पहले कोऑर्डिनेशन संख्या इसका 12 होता है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। एचसीपी के परमाणु संख्या 6 और समन्वय संख्या 12। ठीक है, ये भी याद रहेगा। तो सबसे ज्यादा ब्रेबा जालकों की संख्या किसमें होता है? तो ऑर्थोरोम्बिक में। राइट आंसर बी नंबर। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से सबसे कम क्वथनांक वाली गैस कौन है? देखो सबसे ज्यादा जो कम क्वथनांक होता है, सबसे कम जो क्वथनांक होता है वो हीलियम का होता है। किसका होता है? हीलियम का होता है। और इसको वायुयान के टायर जो होता है ना, वायुयान जैसे कि वायु वगैरह में है,
जाता है, जैसे वायु में ना उड़ता है वो वाला प्लेन, ठीक है, उसमें जो होता है हीलियम गैस भरा रहता है। और जो गोताखोर जो होता है ना, जो समुद्र में जाते हैं ना, तो वो अपने साथ हीलियम को भी ले जाते हैं, ठीक है। और हीलियम का दोस्तों क्वथनांक सबसे कम होता है, इसलिए सबसे कम क्वथनांक वाले गैस आपका हीलियम हो जाएगा, जो कि बी नंबर ऑप्शन होगा। नाइट्रोजन तो होगा नहीं, नाइट्रोजन भी नहीं, ऑर्गन भी नहीं, ठीक है। राइट आंसर बी नंबर। देखो निम्नलिखित में से कौन रेडियो एक्टिव उत्कृष्ट गैस है। देखो रेडियो एक्टिव उत्कृष्ट गैस की जब भी बात आएगा ना, तो आपको याद रखना वर्ग 18 के तहत। अच्छा, रेडियो एक्टिव उत्कृष्ट गैस की बात कहा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना, रेडियो एक्टिव उत्कृष्ट गैस में पूछा जा रहा है, यानी उत्कृष्ट गैस में वर्ग 18 के तत्व आता है। कितना आता है? ग्रुप 18 के तत्व जो होते हैं, ये आपके रेडियो एक्टिव तत्व, ये क्या बोलते हैं, उत्कृष्ट गैस कहलाते हैं। और उत्कृष्ट गैस का होता है क्या चीज, इसमें होता है हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, इस प्रकार से होता है, ठीक है। ये सब क्या चीज है, ये सब सारा का सारा प्यार बच्चों उत्कृष्ट गैस है। नोबल गैस जिसे कहा जाता है, शून्य वर्ग का तत्व भी कहा जाता है, हीलियम परिवार भी कहा जाता है, अक्रिय गैस भी कहा जाता है। तो ये सारा चीज क्या चीज है प्यार बच्चों, आपको ध्यान में रखना, ये सारा चीज जो है ना, ये सारा का सारा आपका उत्कृष्ट गैस है। लेकिन एक बात थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा ना, तो यहाँ से पूछा जा रहा है इसमें रेडियो एक्टिव कौन है। तो रेडियो एक्टिव जो होता है वो आपका रेडॉन होता है। क्या चीज होता है प्यार बच्चों, रेडॉन, जो रेडियम के विखंडन से प्राप्त होता है। किसके विखंडन से? रेडियम के विखंडन से रेडॉन प्राप्त होता है, जो उत्कृष्ट गैस होता है। क्या चीज होता है? उत्कृष्ट गैस होता है। एकदम अच्छे तरीके से याद रखिए, जो प्यारे बच्चों, जो यहाँ पर आपका उत्कृष्ट गैस जो रेडियो एक्टिव होता है, वो आपका रेडॉन होता है। कौन होता है? रेडॉन होता है। अब हमको ये कमेंट करके बताओ कि ग्रुप जो 17 है ना, उसमें प्यारे बच्चों रेडियो एक्टिव तत्व क्या है। कमेंट करके बताओ, ग्रुप 17 का रेडियो एक्टिव तत्व का नाम क्या है। हम आप लोग से पूछे हैं कि हाइड्रोजन में रेडियो एक्टिव तत्व कौन है। कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम आपका इंतजार करेंगे कमेंट बॉक्स में। अगला देख लीजिए, उत्कृष्ट गैस जो सबसे ज्यादा यौगिक बनाता है। प्यारे बच्चों, सबसे ज्यादा यौगिक बनाने वाला उत्कृष्ट गैस दोस्तों किसने दिया था? नमक भूरे वैज्ञानिक है, ठीक है। पेट में, दिमाग में नहीं आ रहा है। निम्नलिखित में से किस उत्कृष्ट गैस का सबसे ज्यादा यौगिक बनाया गया? वो जेनॉन था। क्या था? वाटलेट ने शायद, हाँ वाटलेट ने प्रयोग किया था, याद आ गया। देखिए एक सी प्यार बच्चों जो होता है सबसे ज्यादा यौगिक बनाता है, इसको हम लोग बोलते हैं जेनॉन। क्या बोलते हैं? इसी को बोला जाता है जेनॉन। क्या बोला जाता है? जेनॉन। जैसे यौगिक जैसे बनता है HCF2 बनता है यौगिक, जो कि रैखिक होता है। इसकी आकृति कैसा होता है? रैखिक, ठीक है। और कैसा होता है? HCF2 जो होता है, इसकी आकृति कैसी होती है? ये वर्ग समतलीय होता है। ये सब याद रखेगा, एग्जाम में आता है, 11th में पढ़ाए वो चीज है। HCF2 की आकृति कैसी होती है? रैखिक। HCF4 की आकृति कैसी होती है? वर्ग समतलीय, स्क्वायर प्लेनर। और यहाँ सबसे पूछा जाए सबसे ज्यादा यौगिक बनाने वाला दोस्तों उत्कृष्ट गैस जो होता है, वो आपका प्यारे बच्चों जेनॉन होता है, ठीक है। और जेनॉन जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, इसको खोज किया था वाटलेट ने, और सबसे पहले यौगिक जो तत्व को बनाया गया वो आपका जेनॉन ही था, जो कि ऑप्शन डी में हो जाएगा। और सारा जानकारी बता रहा हूँ, एकदम एग्जाम में पूछा हुआ है। नियॉन होगा नहीं, आर्गन, ये सब तो होगा नहीं। राइट आंसर डी नंबर, ध्यान रखना। देखो भले 35 ऑब्जेक्ट लेकर के आता हूँ, लेकिन 100 को से ज्यादा ऑब्जेक्ट बता देता हूँ, आप लोग कभी काउंट कर लेना, ठीक है। देखो यहाँ पर HCF4 की संरचना कैसी होती है। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि HCF4 की जो आकृति होती है मेरे प्यारे बच्चों, वर्ग समतलीय कैसा होता है? वर्ग समतलीय होता है। क्यों वर्ग समतलीय होता है? तो HCF4 को आप लोग देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये HCl, ठीक है, इसके चारों तरफ आपका फ्लोरीन लगेगा इस प्रकार से, ठीक है। और यहाँ पर लोन पेयर भी आपका बचेगा इस प्रकार से, जो भी हो लोन पेयर बचेगा, 2 3 4 लोन पेयर बचेगा। तो यहाँ से आप लोग को ध्यान रखना है ना कि इसकी आकृति कैसी होती है। इसकी आकृति होती है बैक समतलीय, बस इतना याद रखो। और HCF2 की आकृति कैसी होती है? HCF2 की आकृति रैखिक होते हैं। देखो नहीं पता है क्या बताएं गधा लोग, हम लोग को बहुत देर से बोलते आ रहे हैं, जो नहीं पता है स्टार मार के लिखिए, जो नहीं लिख रहा है लिख के रखे एग्जाम में, कभी भी 35 में 35 सही नहीं हो सकता, कुछ भी कर लो। हम बोल दिए तो बोल दिए, इतना देर से इग्नोर कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि जो नहीं पता रहता स्टार मार के लिखिए। नहीं अगर लिख रहे हैं तो लिख के रखिए, पर नहीं बोलते 35 से 35 सही हो ही नहीं सकता है, ठीक है। एगो SF6 होता है, इसकी संरचना कैसी होती है ये बताओ। SF6 के, इसके जो होते हैं, इसकी क्या कहते हैं? विकृत अष्टफलक होता है SF6 से। इसका नाम है सल्फर हेक्साफ्लोराइड, ठीक है। और इसका नाम है HCF4 का जेनॉन टेट्राफ्लोराइड, और इसका नाम है HCF2 का जेनॉन ट्राईफ्लोराइड, ठीक है। ट्राई नहीं, दो के लिए डाई होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। कड़वा लगेगा मेरा बात का कि हम इतना दिन से फालतू का थोड़ी बोलते हैं, जो ये बोलते हैं आपके लिए बोलते हैं।
अगला देख लीजिए, यहाँ पर कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व साधारण तापक्रम पर द्रव होता है। ठीक है, तो साधारण तापक्रम पर जो दोस्तों द्रव होता है वो आपको ध्यान रखना। धातु पूछे, क्या धातु देख लो, तत्व पूछा था, तत्व में मेरे प्यारे बच्चों धातु भी आ जाएगा, अधातु भी आ जाएगा, मतलब कि पारा धातु हो जाएगा, ब्रोमीन अधातु हो जाएगा। मतलब निम्नलिखित में कौन सा तत्व साधारण तापक्रम पर द्रव है, नहीं धातु पूछ रहा है, नहीं अधातु पूछा है, तत्व पूछा है, तो तत्व में पारा भी आ जाएगा, ब्रोमीन भी आ जाएगा। मतलब कोई एक ऑप्शन सही होगा तो वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बी एवं सी दोनों। क्योंकि साधारण तापक्रम पर जो द्रव अवस्था में पाया जाता है वो द्रव अवस्था में जो पाया जाता है वो आपका प्यार बच्चों पारा पाया जाता है, ब्रोमीन। धातु में पारा और अधातु में ब्रोमीन पाया जाता है। इसका एक और नाम मरकरी भी होता है, कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, इसका संकेत Hg होता है। ठीक है, और ब्रोमीन का Br होता है, कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। ठीक है, अगला देखिए हारत होता है। देखो ये एकदम मैट्रिक्स से आप लोग पढ़ते 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 इस क्वेश्चन को तो चटनी बना दिए। ठीक है, तो देखो हरा तोता की बात करेगा तो इसमें 7 गो जल के अणु होंगे। ठीक है, FeSO4 × 7H2O। अगर नीला तोता की बात करेगा तो यहाँ पर प्यार बच्चों आपको ध्यान रखना, नीला तोता में आपको 5 गो जल के अणु याद रखना, CuSO4 × 5H2O जो कि नीला तोता का रासायनिक सूत्र है। और हरा तोता का जो रासायनिक सूत्र है FeSO4 × 7H2O। और बेकिंग सोडा का कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ठीक है, कमेंट करके बताओ। और कैलेमाइल का फार्मूला क्या होता है ये भी कमेंट करके बताओ। और तुम लोग ये भी बताओ कि कॉपर सल्फेट में कौन कौन धातु है। ठीक है, CuFeS2 होता है ना कॉपर सल्फेट, इसमें कौन कौन धातु है। अगला देख लो, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाया जाता है। देखो यहाँ पर पूछा जा रहा है कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाया जाता है। तो मुक्त अवस्था की बात करेगा तो बस आप लोग को ध्यान में रखना है, धातु पूछा है क्या धातु, तत्व पूछा है कि क्या पूछा है। तो कौन सी धातु तत्व प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाया जाता है, तो ये आपका प्यार बच्चों सोना पाया जाता है। ठीक है, सोना चांदी दोनों पाया जाता है, लेकिन यहाँ पर आपका सोना ऑप्शन दिया गया है। ये दोस्तों जाएगा ना वायुमंडल में तो सोना पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अरे हजारों वर्ष भी रहेगा ना तो सोना कुछ नहीं होगा। जैसे कि सोमनाथ मंदिर आप लोग सुने होंगे पूरा सोना का ही था। ठीक है, भारत में से बहुत सारे मंदिर सोने के वे थे पूरे भारत में, अखंड भारत में, फिर तो लूट लिया गया। ठीक है, आक्रांताओं द्वारा। तो ध्यान रखना है प्यारे बच्चों, तो जो प्रकृति अवस्था में जो मुक्त अवस्था पाया जाता है वो आपका सोना है। राइट आंसर डी नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा आयन जो होता है प्रतिचुंबकीय होता है। ठीक है, देखो निम्नलिखित में से कौन सा आयन प्रतिचुंबकीय होता है, निम्नलिखित में कौन डायमैग्नेटिक है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन डायमैग्नेटिक। देखो कैसे पहचाने कि डायमैग्नेटिक है। ठीक है, 11th में शायद पढ़ाए, यहाँ पढ़ावे किए, 12th वाला के पढ़ावे किए, दोनों को पढ़ाए हैं। तो प्रतिचुंबकीय कब होता है, जब प्यार बच्चों ये युग्मित होता है। मतलब जैसे कि ये आपको पता है कि डी ऑर्बिटल में 5 गो आपका इस प्रकार से होता है, कैमरा होता है इस प्रकार से, पता है ना 5 गो कैमरा होता है, यही वाला चीज पढ़ना है। तो प्रतिचुंबकीय नापना है हमको, तो पता है कि जिंक प्लस ये प्रतिचुंबकीय, क्योंकि हमको याद हो गया है कि जो जिंक 2 गो इलेक्ट्रॉन तय करेगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूरा प्यार बच्चों भरा रहता है जिंक का, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है AR18। यहाँ पर होता है 4s2 शायद, और यहाँ से आपका हो जाता है 3s2 शायद होता है, 4 ऐसे कुछ होता है 3D, और यहाँ से 10 हो जाता है। तो यहाँ पर क्या एक बात का काम होता है ना कि 2 गो यहाँ पर +2 नहीं है कि 2 गो इलेक्ट्रॉन त्याग कर चुका है, जिसके कारण एस में कोई ऑर्बिटल नहीं है, और डे के पास 10-10 गो है। ठीक है, और 10-10 को प्यार बच्चों है इलेक्ट्रॉन, तो एगो इसमें बढ़ेगा, एगो इसमें, एगो इसमें, एगो इसमें, एगो इसमें, फिर यहाँ से 6ठा 7वां 8वां 9वां 10वां, यानी ये युग्मित है। युग्मित का मतलब यानी कि पूरा सेल भरा हुआ ना, तो ये प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। तो प्रतिचुंबकीय ही पूछा जाला, इसलिए राइट आंसर डी नंबर। एक SC होता है प्यारे बच्चों, ये भी प्रतिचुंबकीय होता है, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक में परमाणु संख्या जो होता है 21 होता है, 21 होता है, तो 3 को इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा मेरे प्यारे बच्चों, तो 18 पर पहुंच जाएगा। 18 का मतलब प्यारे बच्चों इसमें ना ही कोई युग्मित है ना युग्मित है, यानी कि ये प्रतिचुंबकीय हो जाता है, क्योंकि खाली भी रहता था प्रतिचुंबकीय दर्शाता है, और पूरा भरा हुआ भी रहता था प्रतिचुंबकीय दर्शाता है, और साथ में मेरे प्यारे बच्चों अकेला अकेला भी सब में रहेगा ना तो प्रतिचुंबकीय को दर्शाएगा। कुछ विद्यार्थियों को ऊपर से जाएगा नहीं, मेहनत गहराई से पड़ेगा, ये नहीं ऊपरे ऊपरे पड़ेगा तो ये ना होगा, कोई दिक्कत ना है, मेहनत करने वालों के लिए एक क्वेश्चन था। अगला देख लो, ये क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चों, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल के जलीय विलयन से हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर 2 ऐसा धातु है जो अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा ना, यानी कहने का मतलब है कि कौन सी धातु अम्ल के जलीय विलयन से, यानी कोई अम्ल का जलीय विलयन होगा ना वहां पर हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा, यानी कि अभिक्रिया करेगा ना अम्ल से तो हाइड्रोजन गैस को निकाल देगा। तो वो 2 धातु ऐसा काम करता है, वो एक एल्युमिनियम है, एगो लोहा है। ज्यादातर देखिएगा प्यारे बच्चों आप लोग को देगा ना ऑप्शन, वो ज्यादातर एल्युमिनियम देगा, लेकिन दोनों ऑप्शन
ऑप्शन हम लोग कर सकते हैं। अगर ऐसा एग्जाम में अगर हो जाए ना तो नंबर आपको पूरा मिलेगा। ठीक है, कोई भी ऑप्शन रख दीजिए, शायद C या D। ऐसे तो दोनों ऑप्शन को लेकर चलूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। 14 नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर सर्वाधिक पाए जाने वाला प्यारे बच्चों तत्व के धातु पूछा जाए तो धातु पूछेगा तो अल्युमिनियम, और तत्व पूछेगा तब सिलिकॉन। अगर तत्व पूछेगा ना प्यारे बच्चों तो आपको याद है, देखो केवल पूछा है 12, 15, 22। तो धातु में क्या चीज हो जाएगा? अल्युमिनियम। तो राइट आंसर ए नंबर। अल्युमिनियम के मुख्य अयस्क क्या होता है? कमेंट कर दो तो, कमेंट कर दो। अल्युमिनियम का मुख्य अयस्क क्या होता है? कमेंट करो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन संक्रमण तत्व नहीं है? तो प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है। ठीक है, डी ब्लॉक के तत्वों को क्या कहा जाता है? संक्रमण तत्व कहा जाता है प्यारे बच्चों। और संक्रमण तत्व जो होता है इसमें प्यारे बच्चों टोटल 10 से, प्रत्येक श्रेणी में 10-10 तत्व होता है। और प्यारे बच्चों ध्यान रखना, प्रत्येक तत्व में प्रत्येक श्रेणी में 10-10 तत्व होता है। तो प्यारे बच्चों तो इसमें टोटल जो श्रेणी होता है इसमें 10 श्रेणी होता है। ठीक है, और प्रथम श्रेणी में प्रत्येक धातु होता है जो स्काइडियम से जिंक तक जाता है। कहां से जाता है? स्काइडियम से जिंक तक, यानी प्रथम ट्रांजिशन इनमें जो है स्काइडियम से जिंक तक, यानी कि परमाणु संख्या 31 से लेकर 33 तक। और इसमें सारा का सारा धातु होता है। और कभी कभी जिंक प्यार बच्चों पूरा तरह से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूर्ण होता है ना, तो ये संक्रमण तत्व भी नहीं कहलाता है। ठीक है, चलिए बहुत ज्यादा बोल दिए, ध्यान रखना संक्रमण तत्व नहीं है। तो कौन संक्रमण तत्व नहीं है? तो देखो लोहा भी प्यार बच्चों परमाणु संख्या 21 और 23 के बीच में आ जाएगा। क्रोमियम भी आ जाएगा परमाणु संख्या 21 और 23 के बीच में, मतलब ये भी आपका क्या है? संक्रमण तत्व है। निकेल भी आपका आ जाएगा प्यारे बच्चों परमाणु संख्या 21 से लेकर 23 के बीच में। लेकिन मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है, और ये प्यारे बच्चों आप लोग का संक्रमण तत्व डी ब्लॉक का तत्व नहीं, ये एस ब्लॉक का तत्व है। आप लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल सकते हैं प्यारे बच्चों, बताएं हम आपको निकालने के लिए, आप लोग निकाल करके चेक कर लीजिए। मैग्नीशियम जो है एस ब्लॉक का तत्व है। क्या चीज है? एस ब्लॉक का तत्व है, बस याद रखना। और ये एस ब्लॉक में प्यारे बच्चों जो ग्रुप 2 होता है ना, क्षारीय मिश्रित धातु, उसी का तत्व है, जिसे हम लोग प्यारे बच्चों बोलते हैं वर्ग 2 के तत्व, जो कि एस ब्लॉक का लास्ट श्रेणी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बस इतना ध्यान रखो। यहाँ पर आपका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला देख लो, यहाँ पर कहा जाने में लेकिन कौन कहने जारो अभिक्रिया से हो करके गुजरता है? देखो ये मोस्ट भी क्वेश्चन है, किसी तरह कैसे कैसे घुमा के क्वेश्चन लगभग हर साल क्वेश्चन, क्या ही बताएं। इतना जबरदस्त क्वेश्चन है, इतना जबरदस्त क्वेश्चन है कि शब्द नहीं बताने के लिए। और हम आप लोगों को पढ़ा चुका है, हमको पता है कि आपको अल्फा कार्बन अल्फा हाइड्रोजन का मतलब नहीं पता है। नहीं ना पता, हमको पता है भला ही, क्योंकि आप लोग मेहनत करते हैं ना, इसलिए तो पता है ना। हम देखे हुए ना कितना मेहनत करते हैं। निम्नलिखित में तो कौन कहने क्रिया से होकर के गुजरता है? तो कहने क्रिया से वही होकर गुजरेगा जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। क्योंकि ये अल्फा हाइड्रोजन क्या है तो भुलाएगा नहीं, पढ़ में नहीं करता है था। यहाँ पर अल्फा ये वाला होगा फॉर्मल्डिहाइड, क्योंकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, नहीं अल्फा कार्बन है। जैसे ये आपका क्रियाशील मूलक है एल्डिहाइड का, और इसमें आपका लगा हुआ एच, यानी इसके पास नहीं अल्फा कार्बन है, नहीं अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ पर देखो इसके पास प्यारे बच्चों अल्फा कार्बन भी है, अल्फा हाइड्रोजन भी है, तो कहने विक्रिया भाग नहीं लेगा। इसमें देखो एल्डिहाइड है तो इसमें अल्फा कार्बन भी है और अल्फा हाइड्रोजन है, मतलब ये भी कहने विक्रिया भाग नहीं लेगा। और ये वाला तो आपका लेगा ही नहीं, क्योंकि वही चीज हो गया। फॉर्मल्डिहाइड जो होगा कहने विक्रिया में भाग लेगा। ठीक है, बस इतना ध्यान रखो। और जो ये सब जो है ना मेरे पे एल्डोल संघनन अभिक्रिया में भाग लेगा। और ये एकदम मोस्ट भी क्वेश्चन है, एल्डोल संघनन अभिक्रिया और कैनिजारो अभिक्रिया 5 नंबर के लिए 2026 के लिए 50% चांस बनता है कि क्वेश्चन आपके 5 नंबर में आएगा। प्यारे बच्चों पहला ही बोल दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट करके लिख लो, एल्डोल संघनन 5 नंबर में आएगा। एल्डोल संघनन मिला लेना एग्जाम से पहले, एग्जाम बाद एगो कैनिजारो अभिक्रिया। ठीक है, अभी एक इसका मतलब है ना कि 100% यही है, हमें क्वेश्चन तैयार करेंगे, बस अनुमान का दे क्वेश्चन आ सकता है। समझदार ये स्टूडेंट्स बहुत पहले पढ़ा चुके हैं कि दोनों क्वेश्चन आ सकता है, देख लेना एग्जाम के दिन एग्जाम के बाद। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, अगला देख लो, कहा जरा आप लोगों से कि फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया जब अमोनिया से कराई जाती है, फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया ध्यान दो, फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मूला पता नहीं है तो क्या केमिस्ट्री पढ़ता है? फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया अमोनिया के साथ कराएंगे, किसके साथ? अमोनिया के साथ कराएंगे ना, तो आपका प्यार बच्चों जो यौगिक बनेगा वो आपका बनेगा हेक्सामेथिलीन डाइमीन। अभी यहाँ से संतुलित वगैरह कर लेना, हेक्सामेथिलीन डाइमीन का फॉर्मूला होता है प्यार बच्चों C2 C6 H12 और यहाँ पर N4, इस प्रकार से फॉर्मूला आपका बनेगा।
बाकी कर लेना आप लोग, ठीक है। तो यहाँ से इस प्रकार से फॉर्मूला बनेगा, तो ये आपका हेक्सामेथिलीन डाइमीन टेट्रामीन बनेगा। राइट आंसर बी नंबर, ध्यान रखो। अगला देखो टोलन अभिकर्मक है, देखो कितना आसान क्वेश्चन है, ठीक है। टोलन अभिकर्मक वो होता है सिल्वर वाला, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ये अभिकर्मक है, तो अभिकर्मक पूछता है टोलन अभिकर्मक क्या होता है, AgNH3 का होल ट्वाइस प्लस आयन यहाँ पर होता है, तो यही आपका टोलन अभिकर्मक है, ठीक है। लुकास अभिकर्मक किसका, प्यार बच्चों में मिश्रण है, छोड़ो क्वेश्चन। अगला देखो क्लोरोटेन बांधता है, जब क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया किससे होगा, क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया किससे होगा कि क्लोरोटोन बन जाए, बताओ। क्लोरोटोन की अभिक्रिया किसके साथ होगा प्यार बच्चों, क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया, तो क्लोरोटोन बन जाएगा, बताओ। तो क्लोरोफॉर्म जो CHCl3 होता है, जो कि क्लोरोफॉर्म का फार्मूला होता है CHCl3, ठीक है। CHCl3 इसकी अभिक्रिया हम एसीटोन के साथ, एसीटोन का फार्मूला CH3CO, ठीक है। CH3CO, CH3 के साथ यानी प्रोपोनॉन, यानी कि क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया जब एसीटोन के साथ कराते हैं तब आपका मिलता है क्लोरोटीन। तो यहाँ पर देखिए एसीटोन यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में है। याद रखने का चीज ना, क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया जब एसीटोन के साथ होता है तो क्लोरोटोन बनता है, ठीक है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, राइट आंसर सी नंबर, और ये आप लोग को बहुलक चैप्टर में ही पढ़ाया हुआ है, ठीक है। सामान्य ताप एवं दाब पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन 22.4 लीटर होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। समान ताप एवं दाब पर, समान ताप होना चाहिए, दाब होना चाहिए किसी एक गैस के 1 मोल का, कोई भी मोल होता है ना किसी गैस में 1 मोल, उसके 1 मोल का आयतन 22.4 लीटर होता है, बस ध्यान रखो। अगला क्वेश्चन देखो, कहा जरा एवोगाड्रो स्थिरांक का मान कितना होता है, तो 11th क्लास में पढ़ा हुआ चीज है, आसान चीज ना है, तो आसान से बता दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर कितना हो जाएगा, दोनों ऑप्शन सेम है, ठीक है। तो क्या कीजिएगा, दोनों ऑप्शन क्या हो जाएगा, 6.25 गुना 10 की घात 23 लगभग में होता है एवोगाड्रो का मान। इथाइन में पाई बॉन्ड के बाद, अदा पाई बॉन्ड छूट गया, हम दे देते हैं, क्या दिक्कत है। इथाइन में सिग्मा बॉन्ड तो नहीं पूछा होगा, पाई बॉन्ड पक्का पूछा होगा, हाँ पाई बॉन्ड नहीं पूछा होगा, सिग्मे बॉन्ड पूछा होगा शायद, क्या पूछा होगा, गड़बड़ हो गया। इथाइन में मान लो पाई बॉन्ड पूछा है, तो इथाइन, इथाइन, इथाइन आइन, अरे नाम सुनिए ना, अरे कैसन बात करते हैं, एथेन पूछ रहा है कि तुरंत कर देंगे, इथाइन आइन यानी कि लास्ट में बाई एन ही होगा, देख लो। इथाइन देखो बाई एन है नहीं, बाई एन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड, इथाइन का मतलब के कार्बन, 2 कार्बन, यानी कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होना चाहिए, और ये आपका फार्मूला हो गया इथाइन का। अब बताओ इथाइन का फार्मूला नहीं है, देखो यहाँ पर कार्बन 2 हाइड्रोजन 2, और ये एल्काइन का फार्मूला क्या होता है, CnH2n-2, इसी फार्मूला पर दोस्तों निकलेगा C2H2, क्या निकलेगा, C2H2। ये क्या चीज है, इथाइन है, क्या चीज है प्यार बच्चों, इथाइन है। जो बढ़िया से ऑर्गेनिक पढ़ा है ना उसको बढ़िया से समझ में आ रहा होगा। और यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है ना, तो ट्रिपल बॉन्ड में, सिंगल बॉन्ड में 1 सिग्मा, डबल बॉन्ड में क्या होता है, 1 सिग्मा 1 पाई, ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है, 2 पाई 1 सिग्मा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 को पाई हो जाएगा प्यार बच्चों, कितना हो जाएगा, इथाइन में कितना पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड। अरे समझ के पढ़िए बाबू, रट के क्या करोगे, कहाँ जाओगे रट के, अरे रट लोगे तब पर भी थोड़ा काम हो जाएगा, क्योंकि बिहार बोर्ड में सेम टू सेम कर देता है कि इथाइन में पाई बॉन्ड की संख्या, तो इथाइन में पाई बॉन्ड कितना होता है, 2 देखिए ना, निकाल के दिखाए हैं, ट्रिपल बॉन्ड में 2 होता है। आवर्षण अवर्तसान्य बनाने वाला वैज्ञानिक कौन था, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। मोसले ने बनाया था, कौन बनाया था, मोसले ने, मौसा ने नहीं, मोसले ने, ठीक है। तो मोसले साहब है नहीं ऑप्शन में, तो क्या ही लगा सकते हैं, ऑप्शन डी। क्षारीय भूमिज तत्व कौन है, तो प्यारे बच्चों क्षारीय भूमिज जो तत्व होता है वो आपका सोडियम होता है, बताओ तो। क्षारीय भूमिज तत्व की ना बात किया जा रहा है, तो क्षारीय भूमिज तत्व पहला तत्व को क्षारीय धातु, दूसरा को क्षारीय मृदा, क्षारीय भूमिज तत्व, क्षारीय धातु क्षारीय मृदा, ठीक है। तो सोडियम तो ग्रुप 1 के तत्व है, नहीं होता, हलीना कारब से पर्याप्त, हलीना कारब से पर्याप्त, कोई ऑप्शन नहीं है, फिर भी सोडियम को लेकर के चल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन आपका क्षारीय धातु है, तो क्षारीय धातु मतलब ग्रुप 1 के क्षारीय मृदा धातु, 2 क्या होता है ग्रुप 1 के क्षारीय धातु में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी याद रखिए, सोडियम हो जाएगा, जो कि ट्रेक सारा चीज तो करवा दी है। सबसे प्रबल दिवस हम लोग जो होता है Bl3 होता है, ठीक है। बोरॉन ट्राई आयोडाइड, ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी विल बी करेक्ट, ठीक है। Bf3 जो इलेक्ट्रॉनस नहीं होता, नहीं होगा, राइट आंसर डी नंबर होगा, प्रबल दिवस। इथेन में कार्बन का संकरण क्या होता है, बताओ, एल्केन की बात है, देख लो, एल्केन AN होगा लास्ट में, देख लो।
ए एन क्या दर्शाता है? तो ए एन दर्शाता है सिंगल बॉन्ड। तो एल्केन एथेन का मतलब दो कार्बन, तो कार्बन कार्बन के बीच इस प्रकार से आपको पता है, और इस प्रकार से आपका हाइड्रोजन लगा रहेगा। अभी ये भी समझ में ना आए तो समझ लीजिए किस नियत की तैयारी आपकी होगी, क्या कर रहे हैं थे 11th में। लेकिन ध्यान दीजिए 12th में पढ़ना, 10th में भी पढ़ना है, ठीक है। इथेन का कार्बन संकरण देखो, कार्बन का संकरण कितना हो जाएगा? तो कार्बन एगो देखेंगे तो सिग्मा बॉन्ड के हुए, देखो गिनो के हुए जी, एगो सिग्मा बॉन्ड, दो गो सिग्मा बॉन्ड, तीन गो सिग्मा बॉन्ड, चार गो सिग्मा बॉन्ड, चार गो सिग्मा रहता है तो उसका संकरण sp3। बस ऑप्शन नंबर ए। 11th वाला को सिर्फ समझ में आ रहा होगा, 100% लिख के कहते हैं। 12th वाले विद्यार्थी को ए को समझ में ना आ रहा क्या चीज है जी, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला देख लीजिए, जो ऑर्गेनिक पढ़ा होगा 11th क्लास में या 12th में अच्छा से, उसको समझ में आ रहा होगा। देखो सामान्य सूत्र इसका प्यार बच्चों CnH2n+2 किसका होता है? हम बताएंगे क्वेश्चन, इतना आसान बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। आसान क्वेश्चन है एकदम, लोलीपॉप क्वेश्चन ही नहीं बताएगा, समझिए एग्जाम में आप लोग बड़े बेकार एग्जाम देने वाला, ऐसा समझ लो क्वेश्चन नहीं जानते होता, शर्म बढ़ता है इतना आसान क्वेश्चन बनाने में। अगला देखिए, अगला कहा जा रहा है कि बेकेलाइट फिनोल से किसके साथ अभिक्रिया करता है? बेकेलाइट ये ये कौन चैप्टर था? बहुलक, ठीक है, पॉलीमर चैप्टर। क्वेश्चन है कि बेकेलाइट फिनोल से किसके द्वारा अभिक्रिया द्वारा प्राप्त होता है? तो प्यारे बच्चों बेकेलाइट जो था फिनोल से किसके साथ अभिक्रिया करता है तो प्राप्त होता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि बेकेलाइट को हम लोग फॉर्मल्डिहाइड के साथ ही लगता है अभिक्रिया करवाते हैं, तो ये हमको प्राप्त होता है बेकेलाइट, ठीक है। तो यहाँ से तो आप लोग थोड़ा कमेंट करके बता दीजिएगा बेकेलाइट। बेकेलाइट जो कि आपका प्यार बच्चों पॉलीमर पड़े ना, वैसा ही बेकेलाइट होता है, ठीक है। जैसे स्विच वगैरह देखे हैं ना, जैसे कि होल्डर शोल्डर जो होता है ना, होता है ये सब बेकेलाइट पॉलीमर का ही ना बना होता है, जैसे ये पॉलीमर का ही कुछ का बना होगा कलम, ठीक है। तो उसी प्रकार बेकेलाइट फिनोल से किसके द्वारा प्राप्त होता है? तो मान के चलो फॉर्मल्डिहाइड के साथ, या तो फॉर्मल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया करेगा, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला देख लो, नेचुरल रबर निम्नलिखित में किसका बहुलक है? ये इतना आसान क्वेश्चन है भगवान, 2017 में है, 19 24 में, 25 में कहा ना पूछ उसमें पूछ देता। तो निम्नलिखित में किसका बहुलक है? तो आइसोप्रीन का बहुलक है, ठीक है। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक? तो आइसोप्रीन का, ठीक है। अगला देख लीजिए, कहा जा रहा है आप लोगों से कि बायोडिग्रेडेबल बताओ, इतना आसान क्वेश्चन बताएंगे, बताओ बायोडिग्रेडेबल बहुलक कौन है? तो बताओ सेल्यूलोज कितना बढ़िया बायोडिग्रेडेबल बहुलक है, ठीक है, सेल्यूलोज। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब जानते हो पीवीसी का मतलब? पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है। पोलोथेन किसका बहुलक है पता है आप लोग को? नहीं पता है, पता नहीं, मेहनत नहीं करते हैं। एथेन का होता है, एथेन का फॉर्मूला भी पता होगा आप लोग को। और नाइलॉन 66 ये तो आप लोग का है ही नहीं। अगला देख लोगे 30 के बाद 31 नंबर, यौगिक बहुलक कौन होता है? तो उच्च घनत्व वाला जो पोलोथीन होता है, यौगिक बहुलक। यौगिक बहुलक में होता है कि प्यार बच्चों योग होता है, इसमें बहुत अच्छा से सारा परिभाषा लिखवा चुके हैं। और ये जो केमिस्ट्री का 14वां चैप्टर है बहुलक, इससे दो अगर 2 नंबर या पूछेगा ना तो सिर्फ एग्जाम्पल पूछेगा कि संश्लेषित रबर के 2 उदाहरण बताइए, संगणक बहुलक के 2 उदाहरण बताइए, या तो थर्मोसेटिंग या थर्मोप्लास्टिक बहुलक में अंतर। बस और क्या ही आएगा क्वेश्चन, क्या ही बताएं। एग्जाम के बाद देखना फिर रोना कहना कोई जो पढ़ाए तो वही है, मेहनत नहीं किए थे। अगला देख लीजिए, जब एसिटिलीन को तनो H2SO4 और SgSO4 के उपस्थिति में प्रवाहित किया जाता है तो यौगिक बनता है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर H2SO4 की अभिक्रिया यानी एसिटिलीन है ना, एसिटिलीन का फॉर्मूला पता है क्या होता है? C2H2 होता है। इसकी अभिक्रिया हम लोग तनो SO4 यानी तनो SO4 की उपस्थिति और नीचे में सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति होगा, सल्फ्यूरिक अम्ल और AgSO4 की उपस्थिति में करवाएंगे। तो ये जो है ना मेरे प्यारे बच्चों एस्टल्डिहाइड में बदल जाएगा, क्योंकि इसके साथ कुछ जल के अणु भी आएंगे जिसके कारण ये एस्टल्डिहाइड में बदल जाएगा। किसमें बदल जाएगा? एस्टल्डिहाइड में। C2H2 किसमें बदल जाएगा? एस्टल्डिहाइड में, ऑप्शन नंबर सी। अगला देख लीजिए, यहाँ पर कहा जा रहा है कि एल्डोल संघनन अभिक्रिया नहीं देता है। एल्डोल संघनन अभिक्रिया वो नहीं देगा जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है, और जिसमें अल्फा हाइड्रोजन है वो एल्डोल संघनन अभिक्रिया देगा। तो प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहाँ से तो मेथनॉल और प्रोपनॉन तो ये होगा नहीं। प्रोपनॉन किस लिए आएगा? वो नहीं, ये प्रोपनॉन का कोई काम नहीं है, प्रोपेनॉल, ठीक है। तो बताओ मेथनॉल हो सकता है, क्योंकि मेथनॉल का फॉर्मूला क्या होता है? ACH होता है ना, जिसे एस्टल्डिहाइड कहा जाता है। मेथनॉल IPS ने ACH होता है, इसका होता है फॉर्मूला CH3CHO, ठीक है, और इसका होता है C2H5CHO, ठीक है, प्रोपेनॉल का फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दो, ये मेथनॉल में अल्फा हाइड्रोजन मिल रहा है,
ये अल्फा कार्बन है ही नहीं तो अल्फा हाइड्रोजन कहाँ से कल्पना करेंगे, इसीलिए ये एल्डोनॉल संघनन अभिक्रिया नहीं देगा। बाकी ये वाला दे देगा, ये वाला भी दे देगा और प्रोपेनॉल में थोड़ा बहुत दे ही देगा, ठीक है। तो लेकिन नहीं के बात किया जाता है, प्रोपेनॉल तो आप लोग का देगा ही नहीं, ठीक है। तो राइट आंसर ए नंबर। अगला देख लो, इसको ऐसे कर दो, ठीक है। अब हो गया, ठीक। अब बताओ इसका नाम बताओ। हम बोले थे जहां से क्रियाशील मूलक नजदीक होता है वहां से कार्बन की काउंटिंग करते हैं। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन। 4 कार्बन तो कितना नंबर पर को हाईलाइट है, 3 नंबर पर। 3 से स्टार्ट होगा, 3 हाइड्रोक्सी, ठीक है। थीरो हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल, 4 कार्बन देखो तो 1 2 3 4, हाँ। तो राइट आंसर बी नंबर। ये आईपीएसी नेम है, ये तो आसान चीज है। अगला क्वेश्चन देखिए, फॉर्मेलिन का व्यापारिक नाम क्या चीज होता है। फॉर्मेलिन का एक व्यापारिक नाम क्या चीज है, 4% मेथनॉल का जलीय घोल, ठीक है। हो गया ऑप्शन सी। अगला देखो और लास्ट क्वेश्चन आपका होमवर्क का क्वेश्चन, बताओ इसका अभिक्रिया क्या होगा, फॉर्मेल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से क्या मिलेगा। ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। मोस्ट भी है, कमेंट करके बताओ तो ये क्वेश्चन का आंसर। होमवर्क का क्वेश्चन है। और कमेंट करके बताओ वीडियो आपको कैसा लगा। प्यार हो तो देरी नहीं होना चाहिए, फटाफट से कमेंट करिए। और जो विद्यार्थी कमेंट नहीं करता वो बड़ी बेकार तैयारी कर रहा है, ठीक है। फटाफट कमेंट कीजिए। और जो कड़वा लगता है ना बतिया, आप भुगातिए, क्योंकि अभी अभी और भुगातेंगे, मेहनत नहीं कर रहे इसलिए। एग्जाम से 2 घंटा पहले पता चलेगा का आप किए, साल भर सब याद आ जाएगा, इसलिए पढ़ लीजिए। 3 महीना बचा हुआ है ना, 3 महीना में कहाँ से कहाँ कवर सकता है, लेकिन आप लोग तैयार नहीं है। चलिए प्यार बच्चों, व्हाट्सएप करके व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएगा, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। तो चलिए प्यार बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।